अब इसके बाद हम ये जो हमने ऑयलर फंक्शन देखा था, इस ऑयलर फंक्शन के बाद, बल्कि इससे ऐसे करते हैं कि कुछ इसकी एग्जांपल्स मैं थोड़ी सी और आपको बता देता हूँ ऑयलर फंक्शन की, और फिर उसके बाद हम ऐसा करेंगे कि आगे जो दूसरे मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस हैं उनके ऊपर जो है वो चलेंगे। जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ पर हमारे पास एक रिजल्ट है कि phi p times n is equal to p minus 1 times phi n if and only if p does not divide n। ठीक है। अच्छा, हमें ये बात पता है कि फाई मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, ये हम पढ़ चुके हैं और हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। तो ये इफ एंड ओनली इफ है, तो आपको कन्वर्स भी प्रूव करना पड़ेगा, दोनों चीजें जो है वो प्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले ऐसा करते हैं कि हम ये अस्यूम कर लेते हैं कि लेट p डज नॉट डिवाइड n। ठीक है, नहीं ये एक्सरसाइज का है, दो क्वेश्चन है, मैंने दोनों को मिला के एक थ्योरम करके कर दिया। ठीक है, ये एक रिजल्ट है, ये एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है। p डज नॉट डिवाइड n, ये हमने अस्यूम कर लिया कि p डिवाइड नहीं करता। देन p क्योंकि प्राइम है और वो n को डिवाइड नहीं कर रहा, तो इसका अंदर पे कि p और n का GCD 1 आएगा। ठीक है, तो phi ऑफ pn ये हो जाएगा, क्योंकि p और n का GCD 1 है, phi मल्टीप्लिकेटिव है, तो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन की डेफिनेशन यूज करेंगे, तो ये जाएगा phi ऑफ p टाइम्स phi ऑफ n। या रीजन लिख देंगे सिंस phi is multiplicative। सिंस phi is multiplicative। ठीक, अब इसके बाद क्योंकि हमें ये बात पता है कि phi ऑफ p, हाँ, यानी किसी भी प्राइम का ऑयलर नंबर जो है वो p माइनस 1 होता है, तो इसकी जगह लिख सकते हैं p माइनस 1 टाइम्स phi ऑफ n। तो ये हमारे पास आ गया। कन्वर्सली assume that phi of pn is equal to p minus 1 टाइम्स phi n। ये हमने इसका कन्वर्स एस्यूम कर लिया कि जो है ये phi pn जो है ये बराबर है p माइनस 1 टाइम्स phi n के। ठीक, अब हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि जो है वो p डज नॉट डिवाइड n। फाई के बारे में हमें पता है कि फाई जो है मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। अच्छा, अब हम इसका बिल्कुल इस तरह से करेंगे इसे कि फाई पी एन इज इक्वल टू जो p माइनस 1 है इसकी जगह लिख दिया फाई ऑफ p टाइम्स फाई ऑफ n। फाई मल्टीप्लिकेटिव है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन से उस वक्त जो है एप्लीकेबल होता है, या उस वक्त हम उसको यूज कर सकते हैं जब उसके बाद जिन दो चीजों का प्रोडक्ट हो वो उनका GCD 1 हो, ये हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो क्योंकि यहाँ पर phi pn इज इक्वल टू phi टाइम्स p टाइम phi ऑफ p टाइम्स phi ऑफ n है, सो दिस इम्प्लाइज GCD ऑफ p एंड n इज इक्वल टू 1।
जीसीडी ऑफ पी और एन 1 है। अच्छा ये याद रखिए, कोई से दो ऐसे ही इंटीजर्स हो तो उनका जीसीडी 1 हो तो उसका ये मतलब नहीं होता कि वो उसको डिवाइड नहीं, बल्कि हाँ डिवाइड ही नहीं करेगा। यहाँ तो पी है तो पी तो डिवाइड ही नहीं करेगा, तो पी डज नॉट डिवाइड एन, तो पी जो है वो एन को डिवाइड नहीं कर रहा, यही हमें शो करना था। ठीक है, एक रिजल्ट और देख लीजिए। सर आपने क्या बताया कि पी अगर जीसीडी 1 है तो वो डिवाइड नहीं करेगा, लाइक दे आर हाँ, अगर रिलेटिवली पी प्राइम और तो। एन का जीसीडी 1 है, पी प्राइम है, तो ये इसको डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है ना, अगर जीसीडी इसका ओके। पी होता तो फिर डिवाइड कर रहा होता, तो इसका मतलब है कि एन के अंदर पी मौजूद होता। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए एक और, लेट कंप्लीट हो गया। अब इसका दूसरा मैं बता रहा हूँ, लेट जीसीडी ऑफ एम एंड एन इज इक्वल टू पी एंड फाई ऑफ एम एन इज इक्वल टू पी ओवर जी। हाँ ये दूसरा ही मैंने बीच में लाइन लगा दी इसी वजह से, पी माइनस 1 टाइम्स फाई ऑफ एम टाइम्स फाई ऑफ एन, देन फाई ऑफ पी स्क्वेयर मालूम करें, या फाई ऑफ पी स्क्वेयर पी टाइम्स पी माइनस 1 होगा, ये शो करें। तो देखिए अब जीसीडी जो है वो एम और एन का 1 नहीं है, पी है, तो इसी वजह से ये इस तरह से आ रहा है, वरना अगर जीसीडी एम और एन का 1 होता तो ये वाला फैक्टर इसमें नहीं आता। ये फैक्टर इसी वजह से यहाँ दिया हुआ है, क्योंकि जीसीडी तो इस तरह से मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन तो है, लेकिन हम ये डायरेक्ट रिलेशन यूज नहीं कर सकते कि फाई एम एन इज इक्वल टू फाई एम टाइम्स फाई एन। उसकी वजह यह है कि जीसीडी 1 नहीं है। अब इसके बाद, और जीसीडी पी है, तो अब इसके बाद आपको शो करना है कि ये होगा। तो इसमें देखें, इसमें करेंगे हम ये कि अगर हम m और n की जगह पुट m इज इक्वल टू p एंड n इज इक्वल टू p, m और n दोनों की जगह हमने p ले लिया। ठीक है, तो जीसीडी ऑफ p एंड p ये भी p होगा। ठीक है, तो फाई ऑफ p टाइम्स p, या ऐसा करता हूं मैं, फाई ऑफ p जी, क्योंकि ये शो करना है ना, फाई ऑफ p स्क्वायर इसके बराबर लाना है। जरूर ये थोड़ी कहा है कि m और n अलग हैं, ये कहा है कि इन दोनों का जीसीडी p है। तो अब अगर जो है वो m और n दोनों को p ले लिया जाए तो जीसीडी तो p रहेगा, तो इसका मतलब है कि ये वाली चीज ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आई ये भी बात? ठीक है, ठीक है, तो जीसीडी तो p रहेगा ना, दोनों डिफरेंट हो तो भी जीसीडी p रहना चाहिए, तो फिर ये फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। यानी m और n ऐसे लिए जाएं, इसका मतलब ये होता है कि m और n इस तरह से चूज किए जाएं कि उनका जीसीडी p रहे। तो हमने m को चूज किया p और n को चूज किया p, तो जीसीडी जो है वो p ही है। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप m को p चूज करें और n को 2p चूज करें तो भी जीसीडी p रहेगा। तो ऐसा जो है वो ले सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं ले सकते कि m को p ले लिया और n को p+2 ले लिया, तो फिर जीसीडी p नहीं होगा, तो ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आप कुछ पूछ रहे थे? जी p प्राइम है। हाँ p यहाँ पे कहीं भी यूज करेंगे तो प्राइम होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये दोनों p इस वजह से लिए क्योंकि p स्क्वायर हमें चाहिए, इस वजह से हमने। तो तो फिर आप ये बताइए कि आपको अगर p स्क्वायर लाना है तो एक p और दूसरा 4p क्यों लेंगे आप कुछ ऐसा लेना कि जिससे आपको ये प्रूव हो जाए।
जबरदस्ती कैसे जी? एम और एन तो बता रहे हैं ना, एम और एन ऐसे। अच्छा मैं ये करा दूं उसे, फिर ये मैं आपको डिटेल से बताता हूँ, ठीक है। फाइव ऑफ पी स्क्वेयर, ये हो गया फाइव ऑफ पी टाइम्स पी इज इक्वल टू फाइव ऑफ पी। तो ये क्योंकि ये, अब ये वाली डेफिनेशन यूज कर सकते हैं आप एम और एन की, ये जो दी हुई है, ठीक है, ये डेफिनेशन यूज करेंगे हम। एम ये तो आएगा पी ओवर पी माइनस वन, और ये जाएगा फाइव ऑफ पी टाइम्स फाइव ऑफ पी। अब ये हो जाएगा पी ओवर पी माइनस वन टाइम्स फाइव ऑफ पी, जो है ये पी माइनस वन है, टाइम्स पी माइनस वन, पी माइनस वन। तो ये हो जाएगा पी टाइम्स पी माइनस वन, ये यहां पर आ गया, ठीक है। हाँ जी, अब आपके सवाल का जवाब देता हूँ, ठीक है। अब आप क्या कह रही हैं कि इसमें आपने ये पी ही क्यों लिया, एम और एन दोनों को, एक को पी ले लेती और एक को फोर पी ले लेती, ये फॉर्मूला फिर भी एप्लीकेबल होता। तो देखिए ये फॉर्मूला तो लिखा हुआ है कि ये बहुत सारी चीजों के लिए, कि जिन दो के जीसीडी पी होंगे उनको यहाँ यूज कर सकते हैं। तो आप इसको यूज कर सकते हैं, यानी कि एम आप ले लें पी और एन आप ले लें फोर पी, ठीक है। तो जब आप फाइव पी टाइम्स फोर पी करेंगे तो ये हो जाएगा फाइव फोर पी स्क्वेयर। तो फिर ये फाइव पूरी फोर पी स्क्वेयर की वैल्यू निकलेगी। तो कोई फायदा होगा इसका? हमें तो ये प्रूव करना है, तो जो प्रूव करना है वही करना होगा ना। फाइव ऑफ पी, हाँ नहीं, ये तो आपने फॉर्मूला यूज किया है ना। देखें जो है ना, ये बिल्कुल ऐसी बात है। अभी कल रात को मेरा बच्चा जो है वो 10th क्लास में है, 9th में, सॉरी। तो जो है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी। तो वो थी कॉस थीटा ओवर वन माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू वन प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो कह रहा है ये कैसे होगा? मैंने कहा कि कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें आप। तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो कह लेंगे कॉस थीटा से क्यों कर दिया, उधर तो कुछ लेके आना है, ये तो फिर तो हमें कैसे पता चलेगा ये यही करना है? ये तो फिर सिर्फ कॉस थीटा के लिए हो गया, किसी और चीज के लिए नहीं होता। तो बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि आप इनिशियली कुछ कर रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है यही क्यों कर रहे हैं। तो देखिए ऐसी बात नहीं होती कि यही क्यों कर रहे हैं। अब आप बता सकते हैं कि ये इस वजह से कर रहे हैं कि अगर ये नहीं करेंगे तो फिर प्रूफ ही नहीं होगा। अब आप ये कह रहे हैं कि ये प्रूफ उसी वक्त होगा जब ये स्टेप किया जाए। तो जाहिर है ये स्टेप करेंगे जब ही तो प्रूव होगा। तो बिल्कुल ऐसे ही कि ये जो फॉर्मूला आप ये कह रहे हैं कि ये फाइव पी स्क्वेयर पी टाइम्स पी माइनस वन के बराबर है। तो ये फाइव पी स्क्वेयर इन जनरल आ गया पी के। अब इसमें एम और एन का कोई सवाल नहीं, यानी कि अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो इसमें एम और एन तो कहीं भी नहीं है ना। इसमें तो ये फॉर्मूला पी के लिए, इसमें हम ये कहेंगे कि पी कुछ भी हो, कोई सा भी प्राइम हो, ठीक है, कोई सा भी प्राइम हो तो ये वैलिड होगा, यही कहेंगे। इसमें एम कहीं नजर आ रहा है? नहीं। इसमें एन कहीं नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। तो इसमें एम और एन कहां से आ गया? बस ये फॉर्मूला है कि फाइव पी स्क्वेयर इज इक्वल टू पी टाइम्स पी माइनस वन। अब इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया कि ये जो चीजें हैं इनको यूज किया, और इसमें हमने एम और एन को इक्वल ले, एम और एन को पी के इक्वल ले लिया, ठीक है। ये तो प्रोसीजर आपने यूज किया ना। अब आप ये कह दें कि दो आइडेंटिटी उसी वक्त बराबर होंगी जब कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाएगा। ये तो बात नहीं हुई कि से मल्टीप्लाई, तो बराबर हैं वो आइडेंटिटीज। तो इसी तरह से ये फाइव पी स्क्वेयर इसके इक्वल है। ये एम और एन पी के बराबर होने की वजह से, एम और एन पी के बराबर होने की वजह से नहीं है, ये है। ये इसको प्रूव करने के लिए आपने जो टेक्निक यूज की है उसमें एम और एन को बराबर ले लिया, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है ये वैलिड रहेगा अगर एम और एन दोनों पी ले लें तो ही। एम और एन कुछ और लें तो भी वैलिड होगा। तो जाहिर है जब कोई फॉर्मूला लगाते हैं या कोई भी चीज लगाते हैं तो वो जब वो वैलिड हो जब ही लगाते हैं ना।
तो क्योंकि ये वैलिड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जी ये मेरा डिस्क्रिप्शन आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ? चलिए ठीक। जी सर। ये इस्तेमाल कहाँ होता है? ये तो बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होता है। क्रिप्टोग्राफी में इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर साइंस के लोग जो है वो ज्यादातर इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा एप्लीकेशंस इसी बुक में दी हुई है, लेकिन एप्लीकेशंस हम नहीं पढ़ेंगे। हमने देखें एप्लीकेशंस के लिए जरूरी है पहले वो चीज तो पहले समझ में आ जाए। अब अगर वो समझाई जाए, देखें दो चीजें होती है ना, एक तो नंबर थ्री पढ़ ली, फिर दूसरी चीज हो गई नंबर थ्री की एप्लीकेशंस हो गई। तो पहले नंबर थ्री पढ़ते हैं, फिर उसके बाद नंबर थ्री की एप्लीकेशंस पढ़ी जाती है, ये सेकंड स्टेप होता है। अब विदाउट स्टडिंग नंबर थ्री उसकी एप्लीकेशंस कैसे पढ़ेंगे? अब या तो ये हो कि कोर्स को हाफ कर दिया जाए और आधे में जो है वो कुछ टॉपिक्स पढ़ाए जाए और आधे कोर्स में उसकी एप्लीकेशंस पढ़ाई जाए, ये हो सकता है। या फिर आपको जो है वो नंबर थ्री ही कुछ इतनी पढ़ा दी जाए कि जो है आप कहीं बात कर सकें कि आपने नंबर थ्री पढ़ी है। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जब एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है तो फिर जो है एप्लीकेशन से, देखें एप्लीकेशन से, मैं इसकी रिकॉर्डिंग थोड़ी सी मैं जो है वो म्यूट कर दूं। चले मैं इसे दूसरा मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन हम पढ़ते हैं, और दूसरा मल्टीप्लिकेशन है मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है टाउ। तो शुरू करते हैं। ये क्या, इसको डिफाइन एक इक्वेशन से कर सकते हैं। टाउ ऑफ ए नेचुरल नंबर इज सम 1 when d divides n। ठीक है, यानी कि सम जो है वो रन करेगा ओवर द डिवाइजर्स ऑफ n। ये d डिवाइड्स n लिखा हुआ है, इसको मैं कहीं ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, इसको मैं सीधा कर देता। d डिवाइड्स। अब ये फंक्शन क्या होना चाहिए? इस फंक्शन को होना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव। क्यों मल्टीप्लिकेटिव होना चाहिए? क्योंकि हमने ये शुरू में पढ़ा था कि कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वन जो होता है, अगर फंक्शन वन हो तो वो मल्टीप्लिकेटिव होता है। ये पढ़ा था हमने कि एफ ऑफ एन अगर वन हो जाए तो ये मल्टीप्लिकेटिव होता है। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि अगर आपके पास ये एफ एन जो है ये बराबर है सम रन्स ओवर द डिवाइजर्स ऑफ एन एफ ऑफ डी, तो एफ अगर जो है वो मल्टीप्लिकेटिव है तो एफ एन भी मल्टीप्लिकेटिव होता है। तो ये वाला अगर मल्टीप्लिकेटिव हो जाए तो ये भी मल्टीप्लिकेटिव होता है। तो क्योंकि ये जो है मल्टीप्लिकेटिव है तो ये टाउ एन भी जो है मल्टीप्लिकेटिव होगा। ठीक है, ये चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, इन्हीं दोनों की वजह से आप इस टाउ को मल्टीप्लिकेटिव कह सकते हैं। अच्छा, ये जो डेफिनेशन नजर आ रही है ये बता रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल टाउ 4 हमें निकालना है, तो हम ये कहेंगे कि ये होगा सम रन्स ओवर द डिवाइजर्स ऑफ 4 ऑफ 1। तो इसका मतलब है कि 4 को डिवाइड करने वाले नंबर्स, तो 4 को कौन डिवाइड कर रहा है? 1। ठीक है, तो ये एक मर्तबा तो 1 आएगा, लेकिन लिखेंगे यहाँ पे 1 ही। अब और 4 को कौन डिवाइड कर रहा है? 2। तो क्योंकि सम है तो फिर ये लिखेंगे, लेकिन यहाँ 2 नहीं लिख दीजिएगा गलती से, यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ 1 ही लिखेंगे, क्योंकि ये आपके पास जो है ये 1 है। ठीक है, इसका मतलब ये सिर्फ ये बता रहा है कि उतनी मर्तबा ये चलेगा। तो इसका मतलब है कि ये क्या है? काउंटिंग टेक्निक है, ये सिर्फ काउंट कर रहा है। फिर उसके बाद क्या है? डिवाइजर ऑफ 4 क्या है? 4 खुद है इसके बाद वाला, तो फिर एक मर्तबा और चलेगा और लिखेंगे यहाँ पे 1। तो इसका जवाब कितना आ जाएगा? 3। तो टाउ ऑफ 4 3 आ गया। तो इसका मतलब है, तो देखिए ये 3 वैल्यूज हमने दी हैं,
इसी तरह से चलें, ऐसा करता हूँ कि कुछ और भी लिखता हूँ, जैसे 6, इस 6 पे आ जाते हैं। जी आप क्या कह रही हैं? जी जी एग्जैक्टली ये बता रहा है। जी आप कुछ पूछ रहे थे, क्या चीज? टाउ की डेफिनेशन ये है कि टाउ एन जो होता है ये होता है सम रन्स ओवर द डिवाइजर्स ऑफ एन ऑफ 1। 1 एक नंबर है, 1 तो 1 एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट फंक्शन। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने इससे पहले सिग्मा वगैरह पढ़ा होगा ना। जैसे सिग्मा अगर 2 लिखा हुआ है और यहाँ कहते हैं आई की वैल्यू 1 से लेके 5 तक है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? आई की वैल्यू जब 1 होगी तो 2 आएगा, 2 होगी आई की वैल्यू तो फिर 2 आएगा, 3 होगी तो भी 2 आएगा, 4 होगी तो भी 2 आएगा, 5 होगी तो भी 2 आएगा। हाँ यहाँ पे हर एफ ऑफ एन की वैल्यू यानी एफ ऑफ डी जो होते हैं, यहाँ एफ ऑफ डी की जगह 1 लिखा हुआ है। तो पहले क्या होता था, तो ये वैल्यू 10 हो जाएगी। तो पहले क्या होता था, जैसे कि अगर आपके पास जो है ये F4 है, अगर ये तो टाउ की बात नहीं कर रहे, F4 की बात कर रहे हैं, और ये लिखेंगे सम डिवाइजर्स ऑफ 4, सम रन्स ओवर द डिवाइजर्स ऑफ 4 एफ ऑफ 4 एफ ऑफ डी। तो इसका मतलब ये होगा कि एफ ऑफ 1 फिर प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 4, लेकिन एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 4 सब क्या है? 1 है, ठीक है ना। तो ये भी 1 प्लस ये भी 1 ये भी 1, तो इसका जवाब 3 आ गया। तो इस तरह यानी कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है, समझ लीजिए। कांस्टेंट तो और दूसरे भी हो सकते हैं, नहीं आइडेंटिटी नहीं होता, ये कांस्टेंट ही होगा। आइडेंटिटी तो n के इक्वल आएगा। तो ये हाँ, इस तरह से अगर ये डिवाइजर्स ऑफ 6 ऑफ 1 है तो कौन डिवाइड करेगा? 1 करेगा। और कौन करेगा? 2 करेगा, तो भी ये 1 लिखेंगे। और कौन करेगा? 3 करेगा, 1 लिख दें। और 6 करेगा, तो ये 4 आ गया। तो टाउ ऑफ 6, तो ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है डिवाइजर्स, यानी कि ये कर रहा है काउंटिंग। ये इस वक्त क्या कर रहा है? ये काउंट कर रहा है। ये समझ लें कि पॉइंटर है जो कि काउंट कर रहा है। तो इसने ये के काउंट कर लिए, कितने डिवाइजर्स थे 4 के? 3 थे, तो ये 3 लिख दिया। इसने काउंट किए 6 के डिवाइजर्स कितने थे? 4 थे, तो ये 4 लिख दिया। तो ये है नंबर ऑफ डिवाइजर्स, ठीक है ना, लेस देन और इक्वल टू n। यानी कि इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स, पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n लेस देन और इक्वल टू n। जी 4 डिवाइड नहीं करता, वो रिलेटिवली प्राइम नहीं है। आपके जहन में शायद रिलेटिवली प्राइम हो, रिलेटिवली प्राइम नहीं है, लेकिन वो डिवाइड तो नहीं करता कंप्लीटली। तो हम उन नंबर्स को देख रहे हैं जो कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। जी भाई समझ में आ गई ये बात? ये हमें पता चल गया टाउ जो है इसकी कंप्यूटेशन कैसी होती है। हमें ये भी पता चल गया कि टाउ जो है ये मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि ये आइडेंट 1 है और 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन जो है वो होता है। ये हमने इसकी एग्जाम्पल भी देखी। अब इसके बाद एक और फंक्शन है जिसे हम कहते हैं सिग्मा। सिग्मा फंक्शन क्या है? सिग्मा को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, सिग्मा n इज इक्वल टू d runs over the divisors of n d। अब इसको देख के मुझे ये बताइए कि ये मल्टीप्लिकेटिव होगा या नहीं होगा। पहले तो ये बताएं होगा या नहीं होगा। देखिए होगा या नहीं होगा तो बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि इस चैप्टर का नाम मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस है, सारे इसमें मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस पढ़ने हैं, तो इसको कह दें कि हाँ ये मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन ही होगा। चले मैंने कह दिया, ये तो बहुत आसान सी बात थी कि मल्टीप्लिकेटिव है।
अब दूसरी बात ये बताइए कि मल्टीप्लिकेटिव क्यों है, ये कैसे है मल्टीप्लिकेटिव? नहीं नहीं, कांस्टेंट ना कहाँ से, ये तो चेंज होता रहेगा ना, क्योंकि चेंज हम होता रहेगा। डिवाइजर की बात कर रहे हैं ना। जी हाँ, डिवाइजर्स हम आएंगे ना तो ये तो समझे। चेंज होता रहेगा। हाँ। यहाँ जैसे 4 के डिवाइजर्स हैं, तो जहाँ 1 आता है तो 1 ही आएगा, 2 आएगा तो फिर 2 ही आएगा, लिखा तो वही जाएगा। लेकिन ये है क्या चीज ये, देखें इस तरह से देखें, आप इसको कंपेयर करें कि पिछले वाले को आपने क्या किया था तो कि ये सारे 1 था ना, डिवाइजर्स का सम है। हाँ सारे डिवाइजर्स का सम है वो। लेकिन इस तरह से करें नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि पहले ही मुझे ये बताइए कि ये जो है मल्टीप्लिकेटिव कैसे होगा। तो इसको हमने लिखा था क्या चीज, एफ ऑफ डी इज इक्वल टू 1, ये हमने कहा था फंक्शन, एफ ऑफ डी की जगह डी 1 आ गया। अब यहां पर क्या है, एफ ऑफ डी इज इक्वल टू डी, ये आइडेंटिटी फंक्शन है। आपको याद है हमने पढ़ा था कि आइडेंटिटी फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव होता है। आइडेंटिटी फंक्शन एक मतलब फिर मैं आपको बता दूं, आइडेंटिटी फंक्शन यानी कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन अगर है तो ये हमेशा मल्टीप्लिकेटिव होता है, कि अगर एम और एन का जीसीडी 1 आ जाए, ठीक है ना, एम और एन का जीसीडी 1 आ जाए, तो एफ ऑफ एम एन इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाता है, एम एन हो जाएगा, और एम की जगह लिख सकते हैं एफ ऑफ एम, और एन की जगह लिख सकते हैं एफ ऑफ एन। तो एफ ऑफ एम एन बराबर है एफ ऑफ एम टाइम्स एफ ऑफ एन के। तो ये इसका मतलब है कि ये वाला तो फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव हो गया। और फिर हमने एक और थ्योरम पढ़ा है कि अगर इस तरह से लिखा हो तो ये वाला जो फंक्शन होता है जो उसका समेशन होता है वो भी मल्टीप्लिकेटिव होता है। तो इसके मल्टीप्लिकेटिव होने की वजह से ये मल्टीप्लिकेटिव होता है। समझ में आ गई, ये आइडेंटिटी फंक्शन है ना, तो इसके मल्टीप्लिकेटिव होने की वजह से, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव हो गया, ये डेफिनेशन है आइडेंटिटी की कि जब आइडेंटिटी फंक्शन हो दोनों सेम हो तो मल्टीप्लिकेटिव होता है। तो क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव है इस वजह से ये भी मल्टीप्लिकेटिव हो जाएगा। तो सिग्मा एन मल्टीप्लिकेटिव है क्योंकि ये आइडेंटिटी फंक्शन है, डी आइडेंटिटी फंक्शन है, और उसका समेशन जो होता है वो भी आइडेंटिटी फंक्शन ही रहता है बाय डेफिनेशन। ये हमने पढ़ा था। और ये क्या कर रहा है, ये सारे डिवाइजर्स का सम कर रहा है। अब अगर सिग्मा 4 था, वो पहले टाउ 4 निकाला था, अब सिग्मा 4 निकालेंगे तो ये हो जाएगा सम रन्स ओवर द डिवाइजर्स ऑफ 4, और यहाँ पर डी आएगा। तो अब क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पे वो वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे, क्या आएगा, 2 आएगा, फिर क्या आएगा, 4 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी तरह से सिग्मा 6 का जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा सम डी रन्स ओवर द डिवाइजर्स ऑफ 6 डी, तो ये हो जाएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 6, तो ये कितना हो जाएगा, 12। ये खास बात होती है जिसमें ये ट्वाइस आ जाए। ये हम पढ़ेंगे कि ये जो 6 है ये कहलाता है 6 इज, इसमें नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा आगे चल के पढ़ेंगे, ये याद रखिएगा, हो सकता है उस वक्त मैं पूछूं आपसे। 6 इज ए फर्स्ट परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर वो होते हैं कि जिनका सिग्मा उसका ट्वाइस होता है। तो 6 का ऊपर जब सिग्मा अप्लाई किया तो उसका ट्वाइस आ रहा है 2n, ठीक है। या ये समझ लीजिए कि अगर उसको खुद हटा दें, क्योंकि एक तो वो हमेशा खुद होता है, ठीक है, अगर उसको खुद हटा दें तो सिग्मा n माइनस n ये n के इक्वल होता है। बात एक ही है, आप ऐसे डिफाइन करें ऐसे डिफाइन करें, ठीक है। तो ये परफेक्ट नंबर होता है, और ये यूक्लाइड ने और ऑयलर ने इनके ऊपर बहुत काम किया था, लेकिन एक साथ नहीं किया था जाहिर है। और यूक्लाइड जो था वो ऑयलर से 2000 साल पहले था, ठीक है ना। ऑयलर भी 400-500 साल पुराना था, लेकिन यूक्लाइड जो है उससे जो तकरीबन जो है वो 2000 साल पुराना था, लेकिन इसको 2500 साल जो है वो हो चुके हैं, तकरीबन 2500 साल या 2423 साल।
तो उस वक्त उसने जो है ये परफेक्ट नंबर्स बताए थे, तो 6 उनमें पहला परफेक्ट नंबर था और मेरे ख्याल से दूसरा जो है 28 जो परफेक्ट नंबर होता है कि उसके ऊपर सिग्मा अप्लाई करेंगे तो उसका डबल 54 आ जाएगा। बहरहाल आगे चल के अब पढ़ेंगे, अभी तो हम इसके बारे में नहीं पढ़ रहे। ये समझ में आ गया आपको सिग्मा। अब ये हम जो निकाल रहे हैं, जैसे कि हमने फाई भी देखा था, तो फाई हमने जो है वो छोटे छोटे नंबर्स के लिए तो निकाल लिया था, और लेकिन बड़े नंबर्स आते थे तो फिर मुश्किल हो जाती थी फाई में भी। तो अब इसी तरह से टाउ में भी अब ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन ये जो बता रही है कि भाई ये चल रहा है रन्स ओवर द डिवाइजर्स ऑफ एन, एन अगर आ गया 1000 तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी ना, आपको कहाँ तक काउंट करेंगे, आप सॉफ्टवेयर तो यूज नहीं कर सकते अभी फिलहाल। तो डायरेक्टली कैसे आप बताएंगे कि ये कितने जो है वो डिवाइजर्स आएंगे, और ये तो, और सिग्मा तो और मुश्किल हो जाएगा। एक तो ये डिवाइजर्स कौन कितने आएंगे और उसमें उनका सम निकालना होगा, उनको ऐड करना, ये भी एक मुश्किल काम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो है ना कोई ऐसा फॉर्मूला डिवाइस करना पड़ेगा कि जिसके थ्रू जो है वो हम बता सकें कि जो है ये बता सकें कि सिग्मा और टाउ जो है वो क्या है। तो चलें इसको देखते हैं। लेकिन बहरहाल ये होते जो है मल्टीप्लिकेटिव है। मल्टीप्लिकेटिव होने का मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि इफ GCD ऑफ m and n is equal to 1, then चले तीनों लिख देता हूँ, phi of m n is equal to phi of m times phi of n। दूसरी चीज tau of mn is equal to tau of m times tau of n। और तीसरा सिग्मा ऑफ mn is equal to सिग्मा m टाइम्स सिग्मा n। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये तीनों जो है वो ये फंक्शंस हैं मल्टीप्लिकेटिव। जी फिर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं बस। वो एक जो है ना वो सिग्मा जो है वो सबका नहीं स्टैंडर्ड डिवीजन है, पैरामीटर अगर हो तो फिर होता है, पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डिवीजन हम ले रहे हो। अभी एक थ्योरम देखते हैं। अगर बुक का नंबर देख लिया जाए तो ये 8.7 है। इसमें कह रहे हैं कि इसका स्टेटमेंट है लेट पी बी एनी प्राइम एंड ई एनी पॉजिटिव इंटीजर, then tau of p to the power e is equal to e plus 1 and sigma p e to the power e is equal to p to the power e plus 1 minus 1 divided by p minus 1। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है थ्योरम है। तो हमें इसमें क्या दिया हुआ है, हमें इससे भी ये दिया हुआ है कि p एक प्राइम। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि n अगर हमारे पास है वो अगर कोई आ, किसी भी प्राइम की कोई पावर है तो बड़ी आसानी से हम उसका निकाल सकेंगे, उसकी वैल्यू जो है वो निकाल सकेंगे, उसके टाउ और सिग्मा निकाल सकेंगे। इसका प्रूफ देखते हैं। जी 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 बिल्कुल। तो उसके लिए फिर एक और फॉर्मूला हम बाद में, और जैसे हमने फाई के लिए भी दोनों फॉर्मूले बताए थे पढ़े थे, इसी तरह इन दोनों के लिए भी और फॉर्मूले जो है वो आगे ड्राइव करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए पी हमें दिया हुआ है प्राइम, और उसकी जो है हमने assume that p is
A prime and E is any positive integer। ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये हमने ले लिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि क्योंकि ये हमें पता है कि टाउ और पी, तो पहले ऐसा करते हैं टाउ की कंप्यूटेशन करते हैं, फिर उसके बाद जो है सिग्मा की कंप्यूटेशन करेंगे। तो हमें पता है कि टाउ जो है वो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, पी टू द पावर ई की निकालनी है। ये पता है कि ये मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन tau of p to the power e is equal to sum d runs over the divisors of p to the power e, p to the power e of 1। ये आ गया। अब इसमें हमें ये देखना है कि p to the power e के डिवाइजर्स कौन होंगे। तो क्योंकि p एक प्राइम है, तो p को तो डिवाइड करने वाला नंबर सिर्फ 1 होगा, तो एक तो डिवाइजर 1 हो गया, तो हमने यहाँ 1। ठीक है, फिर उसके बाद एक p खुद होगा। ठीक है, तो ये p खुद हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, एक p टू दी पावर, यानी कि p खुद का मतलब है p की पावर 1, फिर एक होगा p की पावर 2, फिर एक होगा p की पावर 3, p की पावर 4। ये सब डिवाइड कर रहे होंगे p की पावर e, क्योंकि जाहिर है कि अगर e फॉर एग्जांपल 10 है, तो p की पावर 1, p की पावर 2, p की पावर 3, p की पावर 4, p की पावर 9, p की पावर 10, वो सब इसको डिवाइड कर रहे हो। तो इसका मतलब है कि p की सारी पावर्स डिवाइड करेंगे तो वो सब लिखते हुए चले आएंगे हम। ठीक है, और कहां तक लिखते हुए चले आएंगे, p की पावर e तक, क्योंकि आखिरी जो होगा वो p की पावर e होगा। तो ये हमने लिख दिया। अब हमें देखना है कि ये जो समान है ये कितना है। ठीक है, ई होगा तो सर। तो ये जो है ये 1 आ गया, ये p की पावर 1 से लेके p की पावर e तक, तो 1 से लेके e तक ये नंबर्स आ गए और 1 यहाँ पर आ गया। तो इसका मतलब है कि ये जो है e प्लस 1 समान है, तो ये हो जाएगा e प्लस 1। ठीक है, वेयर डिवाइजर्स, एक मिनट बस ये मैं लिख दूं, डिवाइजर्स ऑफ p टू द पावर e आर 1 p p स्क्वेयर टिल p टू द पावर e। जी, अब आप क्या कह रही थी, e प्लस 1 ऐसे कि इसके डिवाइजर्स हमने देखे ना, तो डिवाइजर्स ये एक 1 है, एक p होगा, फिर p स्क्वेयर होगा, फिर p क्यूब होगा, कहाँ तक जाएगा, p की पावर e तक। तो इनको काउंट करें कितना नंबर आता है, सबकी जगह हम यहाँ 1 लिखेंगे, तो जब इनको काउंट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, e प्लस 1 आ जाएगा। तो इस तरह से e प्लस 1 आ जाएगा। सर हम ई की पावर ही लेंगे ना, बस वन क्यों लेंगे, लाइक पी की पावर हम ई जो है वो वन पुट तो करेंगे तो 1 हो भी तो जाएगा। डिवाइड करेगा भाई, से सारे डिवाइजर्स लेते हैं ना, 1 तो हमने पहले भी दिया, आप इसको डेफिनेशन में देखें, यहाँ भी हमने जब 4 को डिवाइड कर दो तो 1 भी लिया था। 1 तो हर एक को डिवाइड करेगा तो 1 तो हमेशा आएगा, क्योंकि टाउ ऑफ ठीक। 1 1 होता है, वरना तो फिर 1 का तो निकाल ही नहीं सकेंगे फिर आप। ठीक है, जी सर। अब ये हमने टाउ निकाल लिया, अब ये प्रूव करना था, ये हो गया। अब इसके बाद सिग्मा निकालना है। नाउ फॉर सिग्मा ऑफ p to the power e, we have sigma p to the power e is equal to sum
D runs over the divisors of P to the power E, और यहाँ D आ गया। तो अब जब यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये 1 1 लिखने के बजाय ये सारे नंबर्स लिख, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस P स्क्वेयर टिल P टू द पावर E, ठीक है। अब इनको ऐड करना है, तो सिग्मा P टू द पावर E कैसे ऐड करेंगे इन्हें बताइए। सर पावर्स ऐड होंगी ना? पावर्स ऐड कर देंगे, अरे मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहा है भाई। जी जी, कौन सी सीरीज होगी? ज्योमेट्रिक सीरीज। ये ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसकी फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन रेशियो है P, और लास्ट टर्म है जो है P टू द पावर E। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है जिससे आप ज्योमेट्रिक सीरीज के जरिए निकाला है, उससे आप ये कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम सिग्मा ऑफ 125 फॉर एग्जांपल देखते हैं। तो ये होगा सिग्मा ऑफ 5 क्यूब, P यहाँ पर 5 है और E यहाँ पर 3 है, तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1। तो 5 टू द पावर 4 होता है 625, 625 माइनस 1 624, 624 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। और ये कुछ डिवाइड होगा 2 से, तो डेफिनेटली डिवाइड होगा 156 हमारे पास किया जी। तो वो अब मतलब है कि प्राइम पावर की नहीं लिख सकते, बहुत सारे नंबर है, जैसे जैसे 90 हो गया, और बहुत सारे आते हैं। उसके लिए अब अगला थ्योरम करेंगे, अभी तो सिर्फ वो कर रहे हैं जो कि प्राइम पावर्स के हो जाएंगे। जी जी कहिए। अरे ये वो इसे यानी कि वो, लेकिन देखिए एन इस वजह से नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर। बहरहाल मैंने तो एन इस वजह से नहीं लिखा कि बुक में भी एन नहीं लिखा हुआ, ई लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने ई इस वजह से लिखा है क्योंकि एन से कंफ्यूजन हो जाती, क्योंकि एन बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। हम ये कहते हैं कि ये इंटीजर एन है, तो एन को जनरल जो है वो हम ले रहे होते हैं। बस ये इसमें इन्होंने फॉलो किया, जैसे एक दूसरी बुक जो है वो मैं फॉलो करता था पहले, रोज की, तो रोज में जो है वो एन ही लिखा हुआ था, तो उस वक्त एन ही कराता, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी नंबर के लिए। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, ई की जगह एन लिखना चाह रहे हैं, तो एन लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं। असल में मसला पता है क्या है इसमें, इस वजह से कर रहे हैं इन्होंने, इस वजह से किया हुआ है कि एन जो है वो इसको ले रहे हैं हम, फिर इसको फिर कैपिटल एन, उस वाली बुक में फिर इसको कैपिटल, यानी सब जगह जहां जहां एन लिखा हुआ है उसकी जगह फिर कैपिटल एन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये एन है तो फिर ये भी एन कैसे हो सकता है। ठीक है, अगर ये एन हो जाएगा तो फिर इसको फिर कैपिटल एन लेते हैं वहां पे, और फिर इसको ई की जगह स्मॉल एन ले रहे हैं। तो अब या तो ये करना है, क्योंकि अब शुरू से हम ये चल रहे हैं कि इसको हम इन वैल्यूज को एन ले रहे हैं, यानी कि फंक्शन जो डिफाइन किया है वो भी हमने इसी तरह से स्मॉल एन के लिए डिफाइन किया है, और यहाँ भी हम एन से डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइजर्स ऑफ एन कह रहे हैं। वरना फिर हम ये करते हैं कि सिग्मा और यहाँ पे कैपिटल एन करते हैं, और ये हो जाता है सम डिवाइजर्स ऑफ कैपिटल एन डी। अब यहाँ पर फिर जहां पे जो ई लेना था वहां पे हम स्मॉल एन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो है रिजल्ट्स हैं। अब इसके बाद अच्छा, टाउ के लिए भी मैं एक जो है वो करा देता हूँ आपको, कि टाउ ऑफ यही देख लें 125, जो कि हो जाएगा टाउ जी
Sir, इसका मतलब we can't operate these functions on those numbers which cannot be written as a powers of a prime. Is it so? हाँ, अब नहीं, we can, but we have a different formula. Oh, okay, we have a different formula. Okay. Yeah. 5 to the power 3, तो ये सिंपल हो जाएगा 3 + 1, क्योंकि ये तो ये आपके पास हो जाएगा 4। ठीक है, तो इस तरह से। अब एक और रिजल्ट देखते हैं, तो आप लोगों को बहुत सारे अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। ये जो रिजल्ट है इसमें, ये तो हमें पता है कि जो कोई भी नंबर होता है, किसी भी किस्म का नंबर होता है, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन या प्राइम डिकम्पोजिशन हम कर सकते हैं। ठीक है, या जिसे हम यहाँ पर कैनोनिकल डिकम्पोजिशन भी कहते हैं, ये हम कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास जो है वो n एक कोई भी इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसकी कैनोनिकल डिकम्पोजिशन या प्राइम डिकम्पोजिशन p1 to the power e1 times p2 to the power e2 till pk e to the pk to the power ek, ये इसकी प्राइम। अब यहाँ n इस वजह से नहीं ले रहा क्योंकि यहाँ भी n ले लिया है, इसकी वजह से पार्ट जो है वो n नहीं ले रहा है, वरना यहाँ अगर पार्ट्स में n ले रहे होते तो फिर यहाँ पे कैपिटल N लिखना पड़ता। तो ये जो है वो थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से E जो है वो लिया है। तो हर किस्म का नंबर जो है प्राइम डिकम्पोजिशन में डिवाइड रहता है, वो अब बस हो कि वो प्राइम खुद ना। ठीक है, अगर कोई भी नंबर है जो कि प्राइम नहीं है, और अगर हमारे पास ये फॉर्मूला प्राइम डिकम्पोजिशन के लिए आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये जो टाउ और सिग्मा है वो किसी भी नंबर के लिए मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं एक जो है वो रिजल्ट लिख रहा हूँ, ये थ्योरम 8.8। Let n be a positive integer with canonical decomposition n is equal to p1 e1 p2 e2 pk ek। ठीक है, और ये n की वैल्यू है, यानी कि n जो है कैनोनिकल डिकम्पोजिशन है, जैसे आपको बताया था। तो ये प्रूव करने के लिए कह रहे हैं देन tau n equals pi I from 1 to k g product ei plus 1 and n is equal to product I is equal to 1 to k pi ei plus 1 minus 1 divided by pi minus 1। ये फॉर्मूला, इससे फिर हम किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना होता है,
हमें प्राइम डिकम्पोजिशन जो है वो पता होनी चाहिए। अगर प्राइम डिकम्पोजिशन पता होगी तो फिर हम कर सकते हैं। अब इसके बाद इसका प्रूफ ऐसा करते हैं कि प्रूफ ब्रेक के बाद कर लेते हैं, ठीक है? आप लोग भी थके हुए से लग रहे हैं।